हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी न्यूज जो हेडलाइन ही हमको दिख रही है दैट इज रिलेटेड टू द वक्फ बिल जो अगस्त 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हम पूरा समझते हुए चलेंगे कि भाई वक्फ बिल होता क्या है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, एवरीथिंग, क्या कंट्रोवर्सी है, सब कुछ मैं आपको यहाँ समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, इसकी स्टोरी समझ लेते हैं कि व्हाट द एंटायर बैकग्राउंड इज। ठीक है, तो अगर हम वक्फ बिल की बात करते हैं तो ये वक्फ बिल होता क्या है। बेसिकली वक्फ बिल एक ऐसा बिल होता है, इट रेफर्स टू अ लीगल फ्रेमवर्क। बिल है तो फ्रेमवर्क की बात हो रही होगी। इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क जो कि गवर्न करता है वक्फ को। वक्फ होते हैं इस्लामिक एंडाउमेंट्स, उनका नाम होता है वक्फ। इनको गवर्न जो करता है उसको अपन बोलते हैं वक्फ बिल। ठीक है, अब वक्फ क्या होता है उसको अगर अपन समझे तो इट इज अ रिलीजियस एंड चैरिटेबल It is a religious and charitable institution in Islamic law, जहां पे कोई भी बंदा होता है, कोई भी पर्सन होता है, दे डोनेट प्रॉपर्टी या असेट्स भी डोनेट कर सकते हैं, या तो रिलीजियस पर्पस के वजह से, या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, या सोशल वेलफेयर पर्पसेस के लिए। वक्फ बेसिकली क्या करता है कि वक्फ इंश्योर करता है कि ये जो भी डोनेटेड असेट्स हैं या जो भी डोनेटेड प्रॉपर्टी है, ये इनसे जो बेनिफिट जनरेट हो रहा है, दिस इज यूज्ड फॉर द एंटायर कम्युनिटी। एक तरीके से भरोसे का इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क हो गया कि भाई वक्फ होता क्या है। अब बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में आया था। तो अगर अपन देखें वक्फ अमेंडमेंट बिल किस बारे में बात करता है, तो लोकसभा में इंडिया के बात हो रही है अगस्त 2024 की। इस टाइम इंडिया के लोकसभा में वक्फ बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका एम क्या था इस अमेंडमेंट बिल का? इसका एम था भाई लोग टू अमेंड करना मतलब चेंज करना द वक्फ एक्ट ऑफ, पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो वक्फ एक्ट था 1995 का, इसको चेंज करने का पूरा एम था ऑफ दिस न्यू अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो हमको समझ में आ चुका है क्या किन चीजों को गवर्न करता है, किस तरीके से करता है, ऑल दैट। अच्छा, अब डिफरेंस समझो की प्रोविजंस। जो अगर अपन 1995 एक्ट की बात करते हैं और एक तरफ ये अमेंडमेंट बिल जो अभी भी बिल ही है, एक्ट नहीं बना है, और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है इसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो उसको समझने से पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। 1995 वाला जो एक्ट था उसके की प्रोविजंस क्या थे? इसका एक जो की प्रोविजन था वो बेसिकली 1995 के, अच्छा अपन एक काम करते हैं, 1995 वाला एक्ट में साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। मैं पहले आपको बताती हूँ 2024 में जो चेंजेस कर रहे हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग जो एक्ट था 1995 वाला, उसमें 2024 में अमेंडमेंट्स या चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस क्या है वो बताती हूँ आपको, इससे ये भी पता चल जाएगा 1995 में क्या नहीं था। ठीक है, समझ में आए? सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इनफैक्ट इसी से रिलेटेड है। ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल ये प्रपोज करता है ऑल्टरिंग द कॉम्पोजिशन, ऑल्टरिंग मतलब चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल, एंड एक सेंट्रल लेवल पे एग्जिस्ट करती है और एक स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करती है। इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन, जो मेंबर्स होते हैं, उनको चेंज करना प्रपोज करता है टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम मेंबर्स एज वेल। तो
तो अगर अपन सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में मैंडेटरी है, देयर शुड बी, मतलब नया वाला जो अमेंडेड बिल है सेंटर में बोलते हैं देयर शुड बी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, और स्टेट लेवल पे बोलते हैं देयर शुड बी एटलीस्ट अगेन 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। ठीक है, ये चेंज प्रपोज्ड है, अभी तक ऐसा नहीं था, अब ये चेंज करना प्रपोजल है इन द बिल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रपोजल है वो ये था कि सर्वे अथॉरिटी ट्रांजिशन, तो जो वक्फ पोजीशंस का जो सॉरी प्रॉपर्टीज का, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती है उनका जो सर्वे करती है अथॉरिटी, ठीक है, उनका भी डेली मतलब काफी रेगुलर बेसिस पे सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, वो सर्वे कमिश्नर से, अभी तक कौन करता था, एक सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, उससे शिफ्ट करके कलेक्टर को, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ये सेकंड चेंज है जो प्रपोज किया गया है। तीसरा है देयर नीड्स टू बी डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ, डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ। तो ये पॉइंट बेसिकली बोलता है कि सिर्फ वो इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years, फॉर एटलीस्ट 5 years कैन डिक्लेयर अ वक्फ। तो ये कंडीशन लगाई है। ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो नए अमेंडेड बिल जो बेसिकली सजेस्ट करता है कि ये सारे चेंजेस लेके आएंगे पुराने वाले बिल में। अब ये हमको समझ में आ गया कि किस बारे में बात हो रही है। अब आप समझो कि जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये जो चेंजेस लाए जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है सरकार के हिसाब से कि गवर्नमेंट ऐसे बोलती है दैट दीज चेंजेस एम टू एनहांस करना, मतलब बढ़ाना द ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, किस चीज में यूज हो रही है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये अमेंडमेंट बेसिकली लेकर आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कंट्रोवर्सी क्या है, व्हाट इज द एंटायर प्रॉब्लम, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी बिहाइंड दिस। तो कंट्रोवर्सी बेसिकली ये है, अलग अलग क्वार्टर के लोगों से इस बिल के खिलाफ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया है, जिसमें से सबसे पहला तो ये है, लोग बोल रहे हैं दिस इज वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स। क्रिटिक्स का ये कहना है कि आप जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अलाउ कर रहे हो ना मेंबर बनने के लिए इन वक्फ बोर्ड और स्टेट एंड सेंट्रल लेवल दोनों, ये भाई रिलीजियस राइट्स को हमारे उल्लंघन करता है, उनको वायलेट करता है, जो हमको आर्टिकल 26 प्रोवाइड करता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गवर्न करता है रिलीजियस कम्युनिटी को, बेसिकली प्रोवाइड करता है राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, अपने खुद के अफेयर्स को खुद मैनेज करने का राइट देता है आर्टिकल 26, उसका वायलेशन है पहली चीज। और दूसरा मेजर जो क्रिटिसिज्म आया है या ऑपोजिशन आया है कि भाई ये ना जो बिल ला रहे हो दिस इज टारगेटिंग स्पेसिफिकली मुस्लिम असेट्स। तो भाई ये एक तरीके का ऑपोजिशन लॉ मेकर्स का ये कहना है कि आप जो है इस्लामिक ग्रुप्स को टारगेट करते हुए ये बिल ला रहे हो, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी को टारगेट करते हुए बिल ला रहे हो। ये ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट वाई टारगेट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। अभी हाल में करेंट स्टेटस इसका क्या चल रहा है, करेंटली अगर हम स्टेटस देखें तो एज ऑफ 2 अप्रैल 2025 यानी आज की डेट, बिल का जो फेट है, जो किस्मत है, ये पार्लियामेंट्री वोट पे डिपेंड करता है, पार्लियामेंट्री वोट पे डिपेंड करता है, जिसमें काफी ज्यादा डिबेट्स चल रही हैं,
जिसमें बताया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कितने ज्यादा तनाव पैदा हो सकते हैं अगर इस बिल को पास कर दिया जाए तो। उन्हीं डिबेट्स के चलते ये पहले पेज पे जो हमको खबर देखने को मिली है वो है। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई हो क्या रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट पुशेस टू क्लियर वक्फ बिल, रिजिजू स्लैम्स ऑपोजिशन पार्टीज। Amid countrywide protest against Waqf Amendment Bill 2024, Minority Affairs Minister Kiren Rijiju Monday को he slammed the opposition parties for allegedly misleading people from Muslim community on the bill. मिस्टर रिजिजू का स्टेटमेंट जो था वो गवर्नमेंट का प्रपोजल आने ही वाला था, प्लान टू टेबल द बिल इन पार्लियामेंट वेंसडे को, उसके पहले ही ये स्टेटमेंट आ गया है। उनका ये कहना है कि ऑपोजिशन पार्टीज बेसिकली कम्युनिटीज और लोगों को भड़का रही है, पहले से ही बिल आने के पहले ही भड़का दे रही है ताकि उसके अगेंस्ट जाए अपने खुद के सेल्फिश पर्पसेस के लिए। जो गवर्नमेंट में सोर्सेस है उनका कहना है कि दे आर होपफुल कि बिल पास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने बोला सम पीपल आर सेइंग दैट वक्फ अमेंडमेंट बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वक्फ रूल्स its provisions have been in existence since before independence. If the Waqf Act has been in existence before independence, then how can it be illegal? ऐसा उनका कहना है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का ये भी कहना है कि ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो मिसलीड कर रही हैं इनोसेंट मुस्लिम्स को बाय टेलिंग देम दैट द गवर्नमेंट विल स्नैच देयर ग्रेवयार्ड्स एंड मॉस्क। उनको ऐसे बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे मस्जिद और बिल्कुल कब्रिस्तान सब छीन लिया जाएगा, गवर्नमेंट सब छीन लेगी। मिसलीड कर रहे हैं उनको ये। He said, I would like to request everyone to please identify those leaders जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। These are the people who misguided the community during CAA-SL Citizenship Amendment Act भी जब आया था, बहुत बड़े लेवल पे दंगे फसाद हुए थे। उनका कहना है इस टाइम पर भी इन्हीं लोगों ने मिसलीड किया था लोगों को। आई वुड लाइक कि भाई कम्युनिटी के लोग इन लीडर्स को आइडेंटिफाई करें और इनका नाम सामने लाए ताकि इनसे अप्रोप्रिएट वे में डील किया जा सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, समर सेट टू बी वार्मर बट एल नीनो अनलाइकली ड्यूरिंग कमिंग मॉनसून। इसका मतलब क्या है समझने से पहले समझना जरूरी है एल नीनो क्या होता है। तो हम बात करते हैं एल नीनो इफेक्ट की, ठीक है। एल नीनो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है व्हेन जो ओशियन का पानी होता है, ओशियन वाटर्स इन द, कहां पे स्पेसिफिकली, पैसिफिक ओशियन नियर इक्वेटर के आसपास, क्योंकि इक्वेटर के आसपास ज्यादा गर्मी पड़ती है। पोल्स की तरफ आप जैसे जैसे जाते रहते हो वैसे वैसे ठंडा होता जाता है। इक्वेटर बिकम वार्मर, गर्म हो जाता है, देन यूजुअल, जिसके वजह से पूरे दुनिया का पैटर्न, ग्लोबल पैटर्न या मौसम चेंज होता है, विच चेंजेस ग्लोबल वेदर पैटर्न। समझा ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क बेसिकली। नॉर्मली क्या होता है, विंड्स पुश वार्म वाटर फ्रॉम साउथ अमेरिका टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अमेरिका से हवा से वार्म वाटर जो होता है वो हवा पुश करती है साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये जनरली होता है जब जिस साल एल नीनो ईयर होता है, ठीक है, जिस साल को हम बोलते हैं दिस ईयर इज एल नीनो ईयर। ये जो हवाएं चल रही होती है ना, ये कमजोर पड़ जाती हैं या रिवर्स बहने लगती हैं, जिसकी वजह से वार्म वाटर साउथ अमेरिका के आसपास ही रह जाता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जाता। और इस वजह से जो हवा साउथ अमेरिका के आसपास है, इट बिकम्स वार्म, चेंजिंग द वेदर अराउंड द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इसका एल नीनो, ये जो पूरा मैंने अभी फिनोमेना एक्सप्लेन किया, इसका इफेक्ट क्या होता है भाई लोग, इफेक्ट होता है हेवी रेन एंड फ्लडिंग, हेवी रेन एंड फ्लडिंग हो सकती है। दूसरा ड्रॉट एंड विंडफायर, जहां पे भाई हवा से जाना चाहिए वार्म वाटर को वहां नहीं जा रहा तो वहां ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है गर्मियों में। एंड ड्रॉट के वजह से ही जंगलों में आग लगती है जिसको अपन वाइल्ड फायर्स कहते हैं। तीसरा वार्मर विंटर्स, सर्दियों में भी गर्मियां रहती हैं, वार्मर विंटर्स। चौथा वीकर फिश पॉपुलेशन,
क्योंकि गर्म पानी के वजह से, पानी अगर गर्म होता है तो पानी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं, तो फिश पॉपुलेशन घट जाती है, तो वीकर या कम फिश पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। IMD यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है, उन्होंने रूल आउट कर दिया द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एल नीनो इन द कमिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन दिस ईयर, कि इस बार एल नीनो नहीं है। एल नीनो कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मिंग ऑफ सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको फ्रीक्वेंटली एसोसिएट किया जाता है विथ रिड्यूस्ड मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। अगर एल नीनो होता है तो इंडिया में उस साल कम रेनफॉल होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट फोरकास्ट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वंस, वी कैन रूल आउट एल नीनो फॉर द मॉनसून। वी विल मोस्ट लाइकली सी न्यूट्रल एल नीनो कंडीशंस। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी दे आर सेइंग वी विल हैव टू वेट फॉर द अप्रैल फोरकास्ट टू गेट अ सेंस ऑफ द मॉनसून रेनफॉल दिस ईयर। उसके बाद ही और भी ज्यादा एक्यूरेट या करेक्ट प्रिडिक्शंस हम दे पाएंगे। इज इट क्लियर? चल नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो यहां पर ही यूएस की एक न्यूज है, राइट। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है यूएस मीडिया की रिपोर्ट जो क्लेम करती है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सेंसिटिव टेक सप्लाई किया है रशिया को। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मंडे को बोला है यूएस मीडिया रिपोर्ट जो क्लेम कर रही है कि हमारा स्टेट रन या PSU जिसको हम कहते हैं, डिफेंस मेजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सप्लाइड आइटम्स sourced from British company to Russia was actually factually incorrect and misleading. The ministry came to HAL's defense after a report New York Times में जो पब्लिश की गई, उसमें ये अलेज किया गया, आरोप लगाया गया कि जो टेक टेस्ट है पार्ट ऑफ ब्रिटिश एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर HR स्मिथ ग्रुप, उन्होंने क्रिटिकल कंपोनेंट्स HAL को भेजे थे, जो जिन्होंने HAL ने बेसिकली रशियन आर्म्स को सपोर्ट सप्लाई किया है। ये इस चीज को, इस न्यूज को झुटलाया है। ओके राइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो देख लेते हैं एक बार। This is important. Just give me a second. राइट, तो भाई लोग यहाँ पर जी जिनपिंग हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने सजेस्ट किया है एलिफेंट ड्रैगन ड्यूएट, क्योंकि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। तो एलिफेंट ड्रैगन ड्यूएट क्या होता है ये समझते हैं। एलिफेंट ड्रैगन ड्यूएट को अपन ड्रैगन एलिफेंट टैंगो भी बोलते हैं। ये बेसिकली सिंबलाइज करता है अ डिजायर्ड, जैसा दोनों ही कंट्रीज चाहती हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, जो कि उनके एम्ब्लेमेटिक एनिमल्स, जैसे इंडिया का हमारे एम्ब्लम में जो एलिफेंट सबसे ज्यादा डिपिक्ट हुआ है इंडिया का, दैट इज एलिफेंट। और चाइना में बहुत ज्यादा एनिमल जो डिपिक्ट होता है वो होता है ड्रैगन। ठीक है, ये एक तरीके का मेटाफर है, बोलने का तरीका है जो एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो कमेमोरेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन अ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज टू हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ट्यूसडे को,
उन्होंने ये बोला है कि दोनों ही कंट्रीज को ट्राई करना चाहिए टू रियलाइज अ कोऑपरेटिव पा दे दुक्स of the dragon and the elephant, basically a tango between dragon and the elephant, which completely serves the fundamental interest of both the countries and the people. मिस मुर्मू उन्होंने जो मैसेज रिले किया उसमें उन्होंने बोला कि भाई स्टेबल, प्रिडिक्टेबल एंड एमिएबल बायलेटरल रिलेशंस, हमारा भी यही इरादा है मेंटेन करने का. लेटर इन द डे कमेमोरेटिव इवेंट में बोलते हुए जो ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली चाइनीज एम्बेसी में, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर विक्रम मिस्री, उनका ये कहना था कि हमारी विश और हमारी डिजायर यही है कि इस ओकेजन को यूज किया जाए एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड इंडिया चाइना रिलेशंस, जो 2020-21 के अराउंड बहुत ज्यादा खराब हो गए थे. ठीक है, तो उनका भी यही कहना था कि भाई हमारा इन दी एंड यही हमारा गोल है, यही हमारा एम है टू मेंटेन गुड इंडिया चाइना रिलेशंस. ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट 2 days. ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई है, पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है जो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, अपन सिर्फ उनको पढ़ते हैं. ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो. अपन एक एक दिन का कंटिन्यू करेंगे. अभी बीच में एक्चुअली ईद में छुट्टी हो गई थी, संडे को छुट्टी हो गई थी, इसलिए वी हैड टू मेक वीडियोज ऐसे कि 2-2 दिन के एक साथ, अदरवाइज यू विल गेट अ न्यूज़पेपर एनालिसिस एवरी डे. ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे सेशन. आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो. दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ.